हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों आज मैं आपके सामने फिर से एक नया सेशन, एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसके नाम है वास्तविक संख्याएं। बच्चों आइए समझते हैं चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस पार्ट का परिचय वाला पार्ट क्या है। मतलब हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका परिचय क्या है, मतलब ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है। बच्चों ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये आपको सीखना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली जो संख्या होती है, यदि हम संख्या के बारे में बात करें तो जो भी चीज हमारे आस पास में गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीजों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे संख्या कहा जाता है। संख्या में सबसे पहली जो संख्या होती है बच्चों, संख्या के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहली संख्या होता है प्राकृत संख्या, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। बच्चों प्राकृत संख्या जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे कर करके यदि वो इनफाइनाइट तक चला गया तो हम इसे कहते हैं कि वो जो है सो प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इसके बाद जो बच्चों होता है ये होता है आपका पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या होता है बच्चों ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो तो इसमें शामिल रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ हमारे साथ एक पूर्ण संख्या बन जाता है यदि हम उसको 0 भी शामिल कर ले। मतलब यदि हम आपसे पूछे कि 1 क्या है, तो 1 बच्चों पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, लेकिन 0 जो है वो सिर्फ पूर्ण संख्या में आएगा, वो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा। आगे बढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो संख्या है वो है आपका पूर्णांक। बच्चों पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप जानते हो कि यदि 0 1 2 3 4 ऐसे करें इनफाइनाइट तक बढ़े, और यदि इधर आ जाए तो -1 -2 -3 -4 इधर भी इनफाइनाइट तक जो है, ये सभी संख्याओं का जो समूह है ये पूर्णांक कहलाता है। मतलब जो 0 से बड़ी संख्या है, जो 0 से बड़ी संख्या है, इन सभी संख्याओं को हम कह देते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या कह देंगे बच्चों? ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्याएं। और 0 से छोटी जितनी भी है इसे हम लोग कह देंगे ऋणात्मक संख्याएं। कहने का मतलब जो भी माइनस में रहेगा वो ऋणात्मक, जो प्लस में रहेगा वो धनात्मक। आप इसके बारे में पहले क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम दाएं ओर की तरफ चलते चले जाते हैं वो संख्याएं बड़ी होती चली जाती है। मतलब -3 जो होगा वो -4 के मुकाबले बड़ा होगा, क्योंकि वो राइट साइड में है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ये संख्याएं बढ़ती चली जाती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो है चौथी नंबर में संख्या है हमारे साथ है, वो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों सब हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन हम रिवाइज करते हैं। परिमेय संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो p/q के रूप में रहता है। मतलब जो बट्टे में रहता है, जो फ्रैक्शन में रहता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये फॉलो होता है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए मतलब ये हुआ कि हम यदि ये पूछे कि 2/1 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। 3/4 है तो ये भी है। क्या 5/8 भी है? बिल्कुल ये भी है। लेकिन 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जब हम नीचे में 0 करते हैं मतलब q के स्थान पे 0 कर देते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसका वैल्यू अनंत होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये बट्टे में नहीं रहता वैल्यू। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे है अपरिमेय संख्या। बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होता है क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन ऐसे आप याद रखो कि जो रूट से बाहर ना निकल सके, जो रूट के अंदर वैल्यू होता है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जैसे कि √2, इसका कोई बाहर का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, √3 का नहीं होता, लेकिन √4 बराबर 2 हो जाता है। तो ये जो है ना, ये आपका अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन ये और ये होगा। बच्चों यदि किसी भी संख्या का पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, तब भी समझ लेना कि वो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बन जाता है। चलो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये होता है अब वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट जो हमारे सामने है ये है वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है सर?
तो वास्तविक संख्याएं, जो हमारा आज का चैप्टर भी है कि वास्तविक संख्याएं क्या है, तो बच्चों वास्तविक संख्याएं के अंदर ये सभी संख्याओं का ग्रुप आ जाता है। मतलब सारी संख्याएं, ये सभी तरह की जो संख्याएं हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आ जाता है। आप गौर करेंगे तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आपको नजर आ रहा होगा। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब आपको पूर्णांक में नजर आ रहा होगा। जितनी भी पूर्णांक है ये सभी संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही आते हैं। परिमेय संख्याओं के बीच में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। हालांकि इन सभी को और कहीं हम जूम करें तो इनके बीच में दो पूर्णांकों के बीच में एक्चुअली में परिमेय संख्या आता है, और इन्हीं परिमेय संख्याओं में से कुछ कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्या होता है। यदि आपको क्लास 9th का वो क्लास आपको याद हो बढ़िया से, तो अपरिमेय संख्या बनना कैसे था। अपरिमेय संख्या बनने का उपाय ये था बच्चों कि जो परिमेय संख्या होते हैं, ये परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। और अशांत में बच्चों फिर दो कैटेगरी होता है। एक होता है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, और दूसरा जो भाग होता है ये होता है अनवसानी अनावृत्ति। अब अनवसानी अनावृत्ति में वो सेक्शन आता है जिसमें कोई भी संख्या, जैसे कि इसमें क्या है ना, शांत तो वो हो गया जिसका नीचे में 2 या 5 का कोई गुणनखंड हो तब वो शांत हो जाता है। अशांत दो तरह का हो सकता है, जैसे कि यदि 0.222 ये लगातार बढ़ता गया, ये भी अशांत है। अच्छा, 0.286549 ये भी अशांत है। दोनों अशांत हैं और लगातार बढ़े चले जा रहे हैं। इसका मतलब यदि सेम संख्या रिपीट करती है तो ये अनवसानी आवृत्ति होता है। यदि अलग अलग संख्या रिपीट होती है तो ये अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल हुआ। तो बच्चों जो अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल होता है ना, अनवसानी अनावृत्ति, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करता तो यही बनाता है बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल आपका यहां से हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लास 9th का टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक। अब बच्चों समझ लेते हैं कुछ और भी संख्याओं के स्वरूप हम लोग जो इस चैप्टर में आपको काम आएगा। जैसे कि एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर बच्चों वैसी संख्याओं को हम कहते हैं, वैसी संख्याएं जो खुद से कटता हो, एक से कटता हो और दूसरी संख्याओं से भी कटता हो। जैसे कि यदि हम आपको 4 कहें तो बच्चों ये 4 किसका किसका, मतलब किससे किससे ये कट सकता है? तो ये 4 4 से भी कटेगा, ये 4 1 से भी कटेगा और ये 4 2 से भी कटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और कोई दूसरी संख्याओं से भी ये कट रहा है। यदि वो स्वयं से और एक के अलावा और दूसरी संख्या से भी कटना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि ये एक तरह से भाज्य संख्या है। मतलब यदि हम इसका गुणनखंड करें तो वो 1 और 2 गुने 2, इसका अभाज्य गुणनखंड में ये खुद आता है, और 2 और 2 ये भी अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब इसका यदि आप ऐसे सोचे तो ये 1 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो इसमें हमको साफ साफ नजर आता है कि इसमें इसके अलावा और एक के अलावा और भी दूसरी संख्याएं हमें नजर आती है। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे आज। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर बच्चों, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास है 5। तो 5 एक ऐसी संख्या है ना जो सिर्फ और सिर्फ 5 खुद 5 को काट सकता है, 5 खुद 1 को काट सकता है, मतलब 5 को 1 काट सकता है। तो अब हमारे सामने ये एक ऐसी संख्या मिल करके सामने आ रहा है, एक ऐसी संख्या बन करके सामने आ रहा है जो 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। मतलब ये हुआ कि ये स्वयं से कटा और 1 से कटा। यदि कोई संख्या स्वयं से कट रहा हो और 1 से कट रहा हो, बस यही दोनों संख्याओं से काट सकती हो, तो समझ जाना कि ये अभाज्य संख्या है। और यदि बच्चों आप 1 से लेकर के 100 तक आप अभाज्य संख्याओं का लिस्ट बनाओगे तो टोटल 25 अभाज्य संख्या आपके सामने नजर आती है। मतलब ऐसे 25 मतलब काउंटिंग में 25, जैसे कि 2, 2, 3, 5, 7, 9,
ये आपको अच्छे से दिख रहा है ना, 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 तो कट रहा है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, उसके बाद 41 43 47, इसके बाद बच्चों हो जाएगा आपका 53 59 61 67 71 73 79 83, उसके बाद 87 और सबसे लास्ट में 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में ये सभी जो है सो अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये जो अभाज्य संख्या होती है इस पे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, सम संख्या जो 2 से एग्जैक्टली कट जाता हो उसे कहते हैं। तो केवल एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है वो 2 है। बाकी आप सभी पे नजर डालेंगे तो सारा आपको विषम संख्या नजर आएगा, मतलब सारी संख्याएं जो है विषम है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। ये सभी संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ जैसे 13 है तो 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब इसे काटने वाला कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसीलिए अभाज्य हुआ। ऐसे ही ये भी है, ऐसे ही ये भी है और ऐसे ही ये भी है। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से बच्चों ये जितने भी नंबर्स हमारे सामने दिख रहे हैं, हमको लगता है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 87 नहीं 89 होना चाहिए था, इस तरह से। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हमारे सामने है ये सारी संख्याएं जो है सो अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं ये अपने आप में जो है सो ऐसे संख्या है जिसे कोई दूसरा नंबर काट नहीं सकता है। ये अपने आप में समझ लीजिए कि ऐसी संख्या बनती है जो खुद से कटता हो और 1 से कटता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये संख्या जो दूसरे से भी कट सके उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आपको संख्याओं के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आइए अब क्वेश्चन पे थोड़ा आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4 का पावर n होगा, पावर में n है। 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक जो है वो 0 पर समाप्त होता है। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि कोई भी संख्या, जैसे कि 4 का पावर n आपका क्वेश्चन है, 4 का पावर n का मतलब होता है कि n के जगह पे आप कोई भी संख्या रखो, 4 का पावर 2 रखो, 4 का पावर 5 रखो, 4 का पावर 6 रखो, कुछ भी रखो, n के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। इसका मतलब अब आपको सोचना है कि हमको, जैसे कि 4 का वर्ग यदि हम 2 करें तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 16। ऐसे ही यदि हम इसको गुना करें तो 4 को यदि हम 5 बार गुना करें, जैसे कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16, 16 का वर्ग हो जाता है 256 और 256 को यदि हम 4 से गुना कर दें तो 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 2 22, 4 दूना 8 और 2 10, ये हो जाता है आपका 1024। आई होप ये क्लियर होगा। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं इसके लास्ट में क्या जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन पूछा कि क्या हम n के जगह पे कोई ऐसी संख्या रख सकते हैं जिसके वजह से इसका जो अंत में जो है वो जीरो आ जाए, मतलब 0 पे समाप्त हो जाए। तो बच्चों 0 पे समाप्त होने का एक कंडीशन है। 0 पे तभी समाप्त होता है जब हमारे गुणनखंड में 2 और 5 का योग मिलता हो, मतलब इन दोनों का मिलन होता हो, समझ लो 2 into 5 का जब एक साथ वो आते हैं तभी इसके वजह से 0 बनता है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप गौर से देखोगे तो हमारे सामने 4 का पावर n है, हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन। अब हमारे सामने 4 का पावर n है। अब जब 4 का पावर n होगा, यदि हमारे सामने 4 का पावर n है बच्चों, इसका मतलब हम इसे तोड़ेंगे तो 2 into 2 का पावर n होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर n के जगह पे हम 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी रखें, जब तक हमारे सामने यहां पर 2 into 5 जो है इसका युग्म नहीं बनेगा तब तक जो है सो ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। अब यदि ये 0 पे समाप्त होने के लिए कंडीशन है कि 2 into 5 का एक युग्म हमें दिखना चाहिए,
लेकिन इस केस में जो है सो 2 into 5 का कोई युग्म हमें नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 के पावर n के रूप में जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, यहां 4 का पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। आई होप आपको यह सारा रीजन क्लियर होगा कि यदि हमको शून्य पे समाप्त करना है तो यहाँ पे 2 into 5 का एक युग्म हमें नजर आना चाहिए, तभी ऐसा संभव हो पाएगा कि आपका जो है सो ये जो पूरा वैल्यू आएगा वो शून्य पे समाप्त होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। अब बच्चों HCF और LCM को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक अभाज्य गुणनखंड नाम की विधि होती है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF निकालना चाहते हैं। सबसे पहले आपको दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अब देखो यदि हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 into 3, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड इसलिए पड़ा क्योंकि आपको इस तरह से इसको गुणनखंड करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के मिलने से ही ये संख्या बन पाए। मतलब ये जो 6 यहाँ बन रहा है वो सिर्फ 2 और 3 के मिलने से बन रहा है, और 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 20 को तोड़ो। जब हम 20 को इस तरह से तोड़ते हैं तो 2 से 10 और 2 से 5, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है ये आ रहा है 2 into 3। ऐसे ही 20 का कर लो तो 20 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है आपका 2 into 5। आई होप समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। HCF, जब भी आपको HCF निकालना हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों में से मिलता कौन कौन सा है, मतलब इन दोनों में मैच कौन कर जाता है। तो आप गौर से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने 2 मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहा है, iसीलिए इसका HCF जो है वो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि HCF होता क्या है एक्चुअली में। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट सके। तो बच्चों 2 ही वो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जिससे 6 भी और 20 भी दोनों कट जाता है। आप इससे आगे ट्राई करिए, जैसे 4 से हम ट्राई करते हैं तो 4 से ये तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है जो इन दोनों को काट सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। अब आते हैं, समझते हैं कि किस तरह से LCM निकल सकता है। अब देखो कि हम LCM कैसे निकाल सकते हैं। तो LCM निकालने के लिए क्या हो गया भाई, LCM निकालने के लिए आपको एक और चीज ध्यान देना होगा। आप 2 बॉक्स बना लो, 2 बॉक्स बना लिए। सबसे पहले बॉक्स में आपको उसको डालना होगा जो मैच कर रहा है, मतलब मैच क्या कर रहा है 2, और दूसरे बॉक्स में उसको डाल दो जो मैच नहीं कर रहा। तो क्या मैच नहीं कर रहा, 3 नहीं मैच कर रहा है, 2 नहीं मैच कर रहा है और 5 नहीं मैच कर रहा है। ये सब चीजें जो नहीं मैच कर रही हैं उन्हें हम लोग LCM के दूसरे बॉक्स में डाल देंगे। अब बच्चों सभी को मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो आता है, मल्टीप्लाई करने के लिए 5 और 2 10 दे देता है, और 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6 और ये 10 गुना कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 60। अब LCM का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि LCM वह संख्या होती है जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, उसे LCM कहा जाता है। और बच्चों HCF क्या होता है, तो वह संख्या जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भी कट जाए और इससे ये भी कट जाए, उसे HCF कहा जाता है। और LCM वह सबसे छोटी संख्या जो इससे भी कट सके और इससे भी कट सके, उसे LCM कहा जाता है। तो आई होप आपको इस अभाज्य गुणनखंड वाली विधि के माध्यम से LCM और HCF निकलना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, ये है हमारा क्वेश्चन है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करिए और फिर इसका एलसीएम। सेम टाइप क्वेश्चन है। अब आते हैं फटाफट सॉल्व करते हैं। 96 को तोड़ो तो 2 से आता है 48 बार में, 2 से आता है 24 बार में, 2 से आता है 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। तो यदि हम लिखना चाहें, हल करना चाहें तो आता है 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपका हो गया 96 का। ऐसे ही 404 का करते हैं। तो 404 का यदि हम करें तो 2 से आ जाएगा 202, फिर 2 से आ जाएगा 101 और 101 किसी से नहीं कट सकता। तो 101 यदि किसी से नहीं कट रहा तो हमारे पास जो वैल्यू आया 404 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 101। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कैसे निकलेगा, हमने कहा कि जो दोनों में मैच कर जाए वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। तो इन दोनों के बदले एक, इन दोनों के बदले एक, मतलब जो इसका HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमको 2 बॉक्स बनाना होगा। दोनों बॉक्स में से पहले बॉक्स में हम लिखेंगे जो दोनों मैच कर रहा है, मतलब 2 इंटू 2। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे जो नहीं मैच कर रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा, आपका देखो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 को यदि हम 3 से गुना कर दें तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 और लास्ट में है बच्चों 101। जब हम इसको 101 से गुना कर दें तो 96 को यदि 101 से गुना कर दें तो वैल्यू आएगा 606, फिर 909 और ऐड कर दो तो वैल्यू आएगा 9696। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमारा एलसीएम भी बहुत आराम से निकल गया और एचसीएफ भी बहुत आराम से निकल गया। बस निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर को देखता है और ये सभी को ले लेता है। कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो नहीं मिल रहा उसको भी शामिल करके हम गुना कर दें तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पूरा क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बच्चों 6 का 72 का और 122 का सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ। फिर से वही बात, फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमारे पास 3 क्वेश्चन है। आइए जल्दी से कर लेते हैं हल। तो सबसे पहले 6 का करो। 6 का अभाज्य गुणनखंड आपने कर रखा है पहले, ये आ जाएगा 2 गुने 3। फिर है हमारे पास 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 72 का कर दो तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो वैल्यू आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये हो गया 72 का। इसी तरह से करो 120 का। 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आपका आएगा 2 से 60, 2 से हो जाएगा 30, 2 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा 5। मतलब आया हमारे सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आइए निकालते हैं HCF। बच्चों HCF निकालने का तरीका ये था कि जो भी तीनों में मैच कर जाए। अब चूंकि हमारे पास 3 संख्या है तो तीनों में मैच करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये 2 तीनों में मैच कर रहा है तो ये इसमें शामिल होगा। और क्या मैच कर रहा है, तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 से भी मैच कर रहा है। तो इसका जो HCF निकलेगा ये आपका हो जाना चाहिए 6। आई होप क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी में निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा आपसे कि आप 2 बॉक्स बना लो। पहले बॉक्स में उसको रखो जो दोनों में मैच कर रहा है। तो मैच क्या कर रहा है वो अभी हमने सीखा, 2 इंटू 3, ये मैच कर गया। अब बच्चों जो दोनों में मैच किया ये सारी संख्याएं, इसे तो हम लोग छोड़ देंगे। अब आपको वो भी ध्यान देना होगा जो 2 में मैच कर रहा हो, वो संख्या को भी इसमें लिखना पड़ता है। यदि 3 संख्याओं का ग्रुप हो तो इसमें ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो इसे हम रिपीट नहीं कर सकते, इसे एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 और इसी में गुना हो जाएगा क्योंकि ये भी मैच कर रहा है। अब जो मैच नहीं कर रहा है वो है आपका, जो किसी तरह से मैच नहीं कर रहा है वो है एक 3 और एक है एक 5। तो ये दोनों संख्याओं को हम लिख देते हैं 3 गुने 5। अब फटाक से गुना कर लेते हैं। अब गुना कैसे होगा देखो,
सबसे पहले 5 और 2 का यदि ग्रुप दिखे तो उसे गुना ना करें, क्योंकि वो एक हमें 0 दे देगा। तो बचा क्या, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, और ये 5 और 2 का एक जोड़ा हमें 0 दे देता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली गुना कर पाए और ये भी सीख पाए कि इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 360 निकलेगा। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत आराम समझ में आ रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की एक विधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों हमारे सामने प्रश्नावली स्टार्ट हो चुका है। तो प्रश्नावली में सेम टाइप क्वेश्चन होगा जो अभी अभी आपने एग्जाम्पल में सीखा है, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन सभी का सॉल्व करवा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड करो और उसे गुणनफल के रूप में लिखो। तो हम क्या करें, सबसे पहले 140 है मान लो, तो आपको बनाना कैसे है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यदि हम 2 से करें तो 70 आएगा, 2 से करें तो 35 आएगा, और 5 से करें तो 7 आएगा, इस तरह से। तो बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये कितना हो जाएगा, देख लो। तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपने देखा कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, और वापस जब हम इन सबको गुना करेंगे तो वापस 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो आपका जो होगा ये आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसी को गुना करके हमारा 140 आ सकता है। तो इसका सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि केवल अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको कहा गया है। इस तरीके से ही आप बाकी सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि सबसे पहले 2 संख्याएं आपके सामने हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, और फिर क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करके देखो। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, वो इन्हीं दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। क्या सीखे, आइए सीखते हैं। पहले हमारे पास है 26 और 91, तो हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। पहली संख्या, जो पहली संख्या हमारे सामने दी गई है ये है 26। जो दूसरी संख्या हमारे पास है ये है आपका 91। चलो एक काम करते हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर ले। तो इस बच्चों 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये होता है 2 गुना 13, 13 दूना 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुने 13, क्योंकि 13 सत्ती 91 होता है। तो अब यहां से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो चलो एचसीएफ निकाल ले पहले हम। एचसीएफ निकालने का ट्रिक हमने आपको समझाया है कि यदि दोनों संख्याओं में जो मैच करता है, तो आप देख सकते हैं दोनों में मैच सिर्फ और सिर्फ कर रहा है वो है 13। कहने का मतलब एचसीएफ इसका आ जाएगा 13। अब बच्चों एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम हम निकालेंगे इस तरह से, 2 बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स में जो मिल रहा है वो लिखेंगे, एक बॉक्स में जो नहीं मिल रहा उसे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है सो हमारे पास नंबर कौन कौन सा आया, यदि मिल रहा है वो है आपका 13, जो नहीं मिल रहा वो है 2 गुने 7। कहने का मतलब हमारे सामने जो नंबर आ रहा है, अब सबको गुना कर दो। तो इधर आ रहा है 7 दूना 14, या तो 13 दूना 26, और 26 सत्ती 26 को 7 से गुना कर दो, 7 7 42, 7 में 4, और 7 दूना 14 और 4 18, 182। इसको जब हम गुना किए तो ये वैल्यू आ रहा है बच्चों 182। अब हमारे सामने क्या डेटा है वो समझते हैं। हमारे सामने डेटा है कि पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91, एलसीएम है 13, सॉरी एलसीएम है 182, और एचसीएफ है 13। अब आपको एक क्वेश्चन, एक जो है सो आपको एक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए दे रहा है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। करके देखते हैं। तो यदि हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, अब निकाल लो। अब आपको लिखना होगा 2 संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हम लोग करते हैं। तो बच्चों दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 गुने 91। तो यदि हम 26 को 91 से गुना कर दें तो ये आपका आ जाना चाहिए, जब हम गुना कर दें 26 को 91 से तो ये आ जाएगा आपका
6, 9 छक्के 54 और ये जो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब 6, 4 2 6, 8 5 13 और ये आपका हो गया 2366। ये क्या हुआ? ये दोनों संख्याओं को गुना करके ये वैल्यू आया। अब करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, HCF इंटू एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल देखते हैं क्या आता है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 13 इंटू 182। चलो गुना कर लो, 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 अठी 104 और 2 106, बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23। अब आपने एक चीज देखा होगा, एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि बच्चों दोनों संख्याओं को गुना करने पे जो संख्या आ रही है वही संख्या एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पे भी आता है। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला को बहुत आराम से प्रूव कर लिए। यहां लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके बराबर में हो जाता है और इस तरह से हमारा ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी के बचे दो क्वेश्चंस को आप सेम इसी टाइप से बना लोगे, बहुत ही आराम से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन बार बार। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट एक क्वेश्चन बता दो मैं, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12। अच्छा 15 का करें तो 15 का आएगा, 2 से तो 15 नहीं कटना है तो 3 से कटेगा, 3 गुने 5, 3 पचे 15। 21 का कहीं कर लें तो 2 से नहीं कटना है, 3 से कटेगा 7 बार में। अब बच्चों एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, HCF। ये HCF क्या होगा? HCF वही होगा जो तीनों में मैच करता है, जैसे कि 3, ये तीनों में मैच कर लिया तो यहां पर इसका जो HCF होगा वो 3 होगा। चलो आगे बढ़ ले तो निकालते हैं अब इसका LCM। LCM 2 बॉक्स बना लो। पहले बॉक्स में उसे लिखेंगे जो मैच कर रहा है, दूसरे बॉक्स में उसे लिखेंगे जो मैच नहीं कर रहा। तो मैच कर रहा है 3, दूसरे बॉक्स में उसे लिख दे जो नहीं मैच कर रहा, तीनों में से कहीं नहीं मैच कर रहा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने आपको कहा गुना करते समय कभी भी 5 और 2 को गुना न करें क्योंकि इससे हमें 0 मिल जाएगा आसानी से। तो 7 दूना 14 और 14 तिया 42 और इन दोनों के वजह से एक 0, तो आपका वैल्यू बनता है 420। इस तरीके से हमने तीन संख्याओं का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया है। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, HCF 306 का और 657 का 9 दिया है और एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए सीखते हैं। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के कि ये दो संख्या यही दोनों तो हैं जिसका HCF ये दिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM आपको पूछ रखा है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 306 और 657 और इन दोनों का एलसीएम आपको पूछा है ज्ञात करो, तो एलसीएम रहने देते हैं। आपको दिया हुआ है इन दोनों का HCF, वो दिया है 9, तो इसके सामने 9 लिख दो। अब हम यदि एलसीएम निकालना चाहें तो LCM इक्वल टू ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो 306 गुने 657 बट्टे 9 हो जाएगा। अब बच्चों कौन सा कटेगा 9 से? अच्छा 9 से कौन सा कटेगा? ये विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, संख्याओं को जोड़ के देखो, यदि 9 आ रहा है तो 9 से कट जाएगा, 9 के टेबल में कुछ भी आएगा तो कट जाएगा। हालांकि इसे हम एक विभाज्यता के नियम के चैप्टर में या एक वीडियो बना के मैं उसे समझा दूंगा। तो हम यदि इसे काटना चाहें तो 9 से काटो तो 9 तिहाई 27, 30 में से 27 खत्म तो 3 बचता है और 3 के ऊपर 6 उतार दो तो 36 हो जाता है और 9 चौके 36 हो जाता है।
तो इस तरीके से ये कट गया पूरी तरह से, और हमारा जो LCM निकल के आ रहा है वो इन दोनों के गुना करने पे जो आएगा वही, मतलब 657 को 34 से गुना कर दो, 7 चौके 28, हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 21, हाथ में 2, 5 15, 2 17, हाथ में 1, 6 18 और 1 19, तो 8 3 7 6 13, और फिर आ जाएगा 9 2 11 1 12 और एक यहाँ 2, तो वैल्यू आया बच्चों 2 2 3 3 8। तो इन सब का जो एलसीएम हमारा आएगा ये वैल्यू आएगा, जबकि इन दोनों का एचसीएफ केवल 9 था, लेकिन एलसीएम ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो संख्या दी हुई थी, उनका गुणनफल हमने लिखा, उनका एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ लिखा, और एलसीएम बहुत आराम से फॉर्मूला से हमने ज्ञात कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ ले। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पढ़ाया है। कहता है जांच करिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो अभी हमने आपको सिखा रखा है कि 6 का पावर यदि n है तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n, और यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जहां n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन, इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं ऐसे ऐसे। लेकिन आप जानते हैं कि 0 पर कोई भी संख्या समाप्त हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 2 और 5 का एक जोड़ा एक युग्म बन जाए। लेकिन बच्चों यहां आप देख सकते हैं कि पावर कितना भी रखें 5 तो नहीं है ना बेस में। अब चूंकि 5 नहीं है बेस में तो इसका कितना भी आप पावर कर लो ये कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे यहां लैंग्वेज चूंकि 2 × 3 के पावर n में 2 × 5 का युग्म नहीं है, अतः 6 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन सोचो बच्चों कि यदि यहां पर 3 के जगह पे 5 होता, जैसे कि 2 × 5 का पावर मान लो 4 होता, तो हम क्या करते 2 को भी 4 बार लिख पाते और 5 को भी हम 4 बार लिख पाते। और यदि हम इस तरह से लिख पाते तो 2 और 5 का जितना जोड़ा बनता है वो अपने आप में 10 देता है। उसी तरह से ये 2 और ये 5 भी 10 देता, ये भी 10 देता, और चौथा पेयर भी 10 देता। मिला जुला करके हमारा आंसर 1 पर 4 0 और लास्ट में ये 0 पे एंड कर जाता। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। यदि वो पेयर नहीं होगा तो हम कभी भी 0 पे तो समाप्त नहीं हो सकते। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्याख्या करिए कि 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 2 + 1 भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो खुद से करता है, एक से करता है और दूसरी संख्याओं से भी करता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले संख्या हमारे सामने दी हुई है, हल कैसे करेंगे। पहली संख्या 7 × 11 × 13 + 13। अब बच्चों जब बीच में प्लस है मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से बचेगा 7 × 11 + 13 तो निकल गया, यहां पर 13 निकल गया, तो इसके साथ कुछ भी नहीं तो गुणे 1 तो जरूर होगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो बच्चों ये तो समझ में आया कि जब हम इन सभी को गुना करेंगे उसमें 13 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा वो संख्या अपने आप खुद उस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा साफ साफ दिख रहा है कि ये 13 से भी कट सकता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में हमें 13 साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब सोचो कि यदि हम इन सबको गुना कर देते, गुना करने के बाद 13 उसमें जोड़ देते, चलो कर ही लेते हैं, 13 × 91, और 91 को यदि हम 11 से गुना करें ना तो आ जाएगा 91 का 1 9 और 1 10, और यहाँ पर 10 इतना आ जाता। और यदि हम उसमें 13 और ऐड कर देते तो लास्ट में 14 हो जाता, मतलब ये आता आपका 10 14। अब यदि ये पूरी संख्याओं का कैलकुलेशन 10 14 आया तो ये 10 14 से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा चूंकि इसका गुणनखंड में 13 आ रहा है अतः यह 13 से भी कटेगा। तो यहां हम एक लैंग्वेज लिखेंगे चूंकि दी हुई संख्या
दी हुई संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक है। 2 से अधिक है। 2 से अधिक है मतलब जो भी अभाज्य संख्या होता है इसका गुणनखंड हमेशा 2 ही संख्या हो सकता है, एक खुद और एक 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 से अधिक है, एक 13 भी हमें दिखाई दे रहा है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसी तरह से अब हमारे पास दूसरी संख्या दी हुई है। दूसरी संख्या क्या है बच्चों? तो वो है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहां से मामला बदल जाता है। ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन अलग है। जहां से हम 5 कॉमन निकाल लें तो यहां बच जाता है 7 × 6, 5 तो निकल गया, तो बचेगा 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहां भी बच जाएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है। कॉमन निकालना ये होप जानते होंगे आप। तो इस तरह से सेम चीज जो यहां हुआ वही यहां हुआ, क्योंकि इसका जो भी कैलकुलेशन आता होगा, वो जो भी संख्या बनता होगा, वो संख्या उससे खुद से और 1 से कटता होगा। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसका एक और गुणनखंड हमें दिख रहा है, वो है 5। ये 5 से भी कटता होगा। अतः यही लाइन आपको यहाँ भी लिख देना है और यह संख्या भी जो है सो भाज्य संख्या बन जाएगा। आपको सेम चीज यहाँ भी लिख देना है, लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। आइए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब किसी खेल मैदान है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, इस तरह से रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं रवि को। एक को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद वे फिर से मिलेंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें एलसीएम निकालना होता है। अब आप कैसे सोचेंगे इस बात को? कोई लड़का है जो 12 मिनट में चल रहा है, कोई है जो 18 मिनट में चल रहा है, तो ये दूसरे बार जब आकर ये जो है दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगा 24 में, ये तीसरा कंप्लीट करेगा 36 में, लेकिन ये खुद दूसरा कंप्लीट कर लेगा 36 में। तो जिस समय 36वां मिनट चल रहा होगा उस समय ये दोनों तो आपस में मिले होंगे। मान लेते हैं कि इतना बड़ा मैदान है, ये 12 से 24 मतलब 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिया, तो 24 में दूसरा चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, 36 में ये तीसरा कंप्लीट करके यहां बैठा होगा, उसी समय ये दूसरा पेयर कंप्लीट करके यहां आ चुका होगा और दूसरे बार में 36वें मिनट में दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो इसका जवाब हमें कैसे पता चलेगा? ये जो 36 निकाले हमने, ये है क्या? ये इसका बच्चों इसका एलसीएम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका आप एलसीएम निकाल दो। तो हल 12 का और 18 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, जबकि 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लें तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 3, इस तरह से। तो यदि हमें एलसीएम निकालना है तो हमने कैसे सीखा हुआ है? LCM इज इक्वल टू 2 बॉक्स बनाओ, एक में उसे लिखो जो मिल जाता है। तो मिलता है 2, मिलता है 3, तो लिख दो 2 × 3, और दूसरे में लिखो जो नहीं मिलता है, मतलब 2 × 3। तो इधर हो गया बच्चों 3 3 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 और 6 6 छक 36। तो सेम जवाब आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आप इसे बहुत ही अच्छे से, यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें और अच्छे से इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रखें। जल्द ही मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ और उसे भी सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।